ये तस्वीर उस समय की है जब प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर उनकी मां की अर्थी थी और वो उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। और किसी भी पुत्र के कंधे पर यह सबसे बड़ा भार होता है। आज हर व्यक्ति जानता है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे अपनी मां की अर्थी को कंधा देना ही होगा और शायद तब ये भार उसके कंधे से नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि इस कटु सत्य की बहुत सारे लोग कल्पना करने से भी डरते हैं। लेकिन सच तो यही है कि ये क्षण एक ना एक दिन आता जरूर है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और शायद उसी दिन के लिए हर मां अपने पुत्र को यही कहती है कि वो मजबूत बने, क्योंकि जब वो मां नहीं रहती तो उस समय ये भार उठाने के लिए कंधे मजबूत होने चाहिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर यही सबसे बड़ा भार था। और इसी तस्वीर की हम बात कर रहे थे। किसी भी पुत्र के लिए यह वो तस्वीर है जिसकी कल्पना करने से भी हर पुत्र को डर लगता है। और किसी भी पुत्र के कंधों पर सबसे बड़ा भार भी यही होता है जब मां का शव पुत्र के कंधों पर हो। तो यह है हीराबा की अंतिम यात्रा अपने पुत्र नरेंद्र मोदी और अपने बाकी पुत्रों के कंधों पर। और घर से कुछ दूरी पर जिस वैन में हीराबा का पार्थिव शरीर रखा गया, उस वैन में भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के चरणों की तरफ बैठे। और यह तस्वीर उसी समय की है जब वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक पुत्र के तौर पर अपनी मां के अंतिम सफर में उनके साथ इस वैन में जा रहे थे। और यहां अगर आप देखें तस्वीर में तो हाथ जोड़कर वो बैठे हुए हैं अपनी मां के पार्थिव शरीर के पास इस वैन में, शायद प्रार्थना कर रहे हैं उस दौरान। तो ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जो बेटा तो है ही लेकिन साथ ही देश का प्रधानमंत्री भी है। हीराबा के निधन की खबर आज सुबह 6 बजे आई थी और 6:02 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को यह समाचार दिया और उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब अपनी मां से 100वें जन्मदिन पर मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। यह ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह 6:02 पर किया था और सुबह 7:40 पर वो गांधीनगर अपने घर पहुंच चुके थे। इसके बाद 9:30 बजे हीराबा का अंतिम संस्कार हुआ और फिर सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर में ही राजभवन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में हुए एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित किया और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यानी पहले उन्होंने एक पुत्र का कर्तव्य पूरा किया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा किया। वापस तुरंत अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर लौट आए। ये बात भी सोचने वाली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले ही अपनी मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी थी, लेकिन इसके बाद वो तुरंत काम पर लौट आए, यानी अपनी ड्यूटी पर लौट आए प्रधानमंत्री के तौर पर। और इसके लिए वो माफी मांगना भी भूले नहीं। जैसे ही वो इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि वो कोलकाता आकर इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाना चाहते थे, लेकिन कुछ निजी कारणों से वो वहां पर आ नहीं सके। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपनी मां से मिलने के लिए गांधीनगर जाते थे तो वो हमेशा उनसे एक बात कहती थी, तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे ऊपर देश की बड़ी जिम्मेदारी है और तुम देश की सेवा अच्छे से करते रहोगे तो मेरा मन भी हमेशा प्रसन्न रहेगा। दुनिया के लिए हीराबा प्रधानमंत्री मोदी की मां थी, लेकिन हीराबा ने कभी इस बात का अहंकार नहीं किया कि उनका बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता है और वहां का प्रधानमंत्री है।
उन्होंने हमेशा ही सादा जीवन जिया और नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक बेटे के रूप में देखा। और वो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी से कहती थी कि उन्होंने मोदी को जन्म दिया है, लेकिन आज वो जो काम कर रहे हैं वो जिम्मेदारी उन्हें ईश्वर से मिली है। असल में हीराबेन की सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके नाम पर ना तो कोई संपत्ति है और ना ही उनके शरीर पर कभी भी कोई आभूषण होता था और ना ही उनके अंदर कभी इस बात का कोई मोह रहा उनके मन में कि वो गांधीनगर का अपना छोटा सा घर छोड़कर दिल्ली के शानदार प्रधानमंत्री आवास में कभी आकर रहें या फिर गांधीनगर में ही कोई बहुत बड़ा बंगला बनवा लें। वो हमेशा सिर्फ ये चाहती थी कि उनके बेटे ने जिस काम के लिए खुद को समर्पित किया है उस काम में उनके बेटे को हमेशा सफलता मिले। हीराबा का जीवन जितना सादगी से भरा हुआ था, उनके संघर्ष की कहानी उतनी ही असाधारण थी। और कई बार हर पुत्र ये बात जानता है, हर संतान ये बात जानती है कि उसके अंदर जो संस्कार आते हैं वो अपने माता पिता से आते हैं। और अब आप आज समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो संस्कार आए हैं वो असल में वो सादगी के संस्कार कहां से आए हैं। हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को गुजरात के महसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। और जब हीराबेन सिर्फ 6 महीने की थीं, तब स्पेनिश फ्लू की वजह से उनकी मां का देहांत हो गया और इस बात का मलाल उन्हें जीवन भर रहा। वो अक्सर ये बात कहती थीं कि उन्हें अपनी मां का चेहरा भी याद नहीं है। हीराबा ने होश संभालते ही एक मां की तरह सारी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में एक मां की तरह अपने बाकी के भाई बहनों की देखभाल की और जब वो 15 या 16 साल की थीं, तब उनका विवाह वडनगर में रहने वाले दामोदर मूलचंद मोदी से हुआ। दामोदर मूलचंद मोदी नरेंद्र मोदी के पिता थे, जो वडनगर में चाय की एक छोटी सी अपनी दुकान चलाते थे और 1.5 कमरे के एक छोटे से घर में रहते थे, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और उसकी छत भी पक्की नहीं थी। अक्सर बारिश के मौसम में जब छत से पानी टपकता था तो हीराबेन इस बात का ख्याल रखती थीं कि इससे छोटे नरेंद्र मोदी और उनके बाकी के बच्चों को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा हीराबेन अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और परिवार का खर्च चलाने के लिए दूसरे घरों में बर्तन साफ किए और वो हर समय यही सोचती थीं कि वो और क्या कर सकती हैं जिससे उनके बच्चों को गरीबी की वजह से संघर्ष न करना पड़े, गरीबी का ये काला साया उनके बच्चों पर ना पड़े। इसके लिए उन्होंने चरखा चलाने का काम किया, कपास के छिलकों से रुई निकालने का काम किया और उन्होंने और भी कई छोटे मोटे काम किए ताकि गरीबी की वजह से उनके किसी भी बच्चे की शिक्षा या उनका जीवन प्रभावित न हो। अक्टूबर 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय हीराबा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए खुद इस समारोह में आई थी। दिलचस्प बात यह है कि तब उन्होंने नरेंद्र मोदी से पहला सवाल यह किया था, क्या अब वो गुजरात में उनके पास ही आकर रहेंगे या उन्हें अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने की तो खुशी थी ही, साथ ही वो इस बात से भी प्रसन्न थी कि अब मोदी दिल्ली में नहीं गुजरात में उनके पास आकर रहेंगे। तो एक मां बड़ी खुश हो गई जब उसे यह पता चला कि बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। मुख्यमंत्री बनने से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब वो गुजरात में रहेगा। और ये उस समय की तस्वीर आज हमने खास तौर पर आपके लिए निकाली है। ये आखिरी समारोह था जिसमें हीराबेन अपने बेटे नरेंद्र मोदी के साथ दिखी थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तभी से हीराबा गुजराती भाषा में एक बात हमेशा कहती थी, एक दिवस वड़ो प्रधानमंत्री बनशे, यानी उनका बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज हम आपको हीराबा का 10 वर्ष पुराना यानी 2012 का एक इंटरव्यू का अंश दिखाना चाहते हैं, जब उन्होंने हमसे ये कहा था, यानी आज तक से कहा था कि उनका बेटा लोकसभा चुनाव जीत रहा है और वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। मोदी जी की जीत को लेकर के तीसरी बार चुनाव में कितनी आश्वस्त है? जीत जाएगा, बोलो जीतेगा, जीतवानो बार जीतेगा गुजराती में। जीती देवानो आखी गुजरात છે અને દિલ્હીમાં આવી જવાનું, દિલ્હીની ખુરશી લઈ લેવાનું છે અને એને માલિક મજરા આપે છે, બીજા કોઈનો સાથ નથી। मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे वो देश के? હા બની જશે, બની જશે। મારો આત્મા કહે છે, અંદરનો ભીતરનો આત્મા કહે છે કે છોકરો મારો પાછો નહીં પડે કોઈ કાર્ય।
માલિક આગળ છે, પાછળ નથી ભગવાન પોતે. कभी कभी आपके हाथ का खाना कभी खाते हैं, कहते हैं कि माँ ये बना दो, ये मुझको पसंद है, और कितनी बार आपसे मिलने आते हैं यहाँ पे? दो बार સુખી. મળવા કેટલી વખતે આવી તમને વરસમાં બે દિવસમાં વર્ષમાં 2 ફેરા. વડા પેલા आपको लेके जाते हैं वहाँ पे? એક ફેરા એના જન્મ થયો ને, ये कब का फोटो है माता जी? है એ જન્મ થયો ને મુખ્યમંત્રી તે દિવસે. अब देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का परिवार है, खुद नरेंद्र मोदी हैं, उनकी माँ, उनके सबसे छोटे भाई पंकज भाई, जो सब 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं, ये उनकी भाभी और छोटा परिवार है। ये नरेंद्र मोदी का वो फोटो है जब नरेंद्र मोदी अपनी माँ से आशीर्वाद लेने आए थे, और ये गीता उनकी माँ ने उनको भेंट की थी जी। ગીતા આવી અને ગીતા પેનથી લઈ અને બેઠો મારી જોડે, અને મેં કીધું જા જરાય ગભરાય ને, પ્રભુ આગળ છે અને તું પાછળ છે. માલિક તને બચાવે છે અને માલિક તને ખુરશી આપે છે. प्रसून जोशी लिखते हैं, तुम्हें बिना किसी काम के किसी छोटे से नाम से पुकारती है बस मां। तुम्हारे अंदर के बचपन को हर उम्र में दुलारती है बस मां। तुम अंबर की सीढ़ी पर होते हो, वो जड़ों से थामे रखती है। नींद आने से पहले तुम्हारी फिक्र को सिरहाने रखती है बस मां। वो निर्निमेष शून्य में भी ताकती है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं लेकर वो अस्वस्थ भी होती है। वो तुम्हारी सारी बलाएं लेकर तुम्हारे अस्तित्व के सिंचन में, तुम्हारे सूक्ष्म के कंपन में सदा रहती है बस मां। तुम्हारी रुकी हुई झील में चंचल सी नदी फूंक सकती है बस मां। तुम्हारे बहने के लिए मां को तुम में रहना ही होता है। और मां इस संसार में रहे या ना रहे, मुझे ऐसा लगता है कि मां हमेशा हमारे बीच, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा रहती है, वो जाती नहीं है। वर्ष 2016 में जब पूरे देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ, तब वो सामान्य नागरिक की तरह पुराने नोट बदलवाने के लिए खुद बैंक पहुंची थीं। और सोचिए, जिस मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो और उसके बावजूद उन्होंने आम लोगों की तरह खुद बैंक में जाने का फैसला किया, लाइन में लगी और लाइन में लगकर उन्होंने अपने जो पुराने नोट थे वो बदलवाए। देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं। इसके अलावा हीराबा अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वो लोकतंत्र की ताकत को अच्छी तरह से समझती थी। हर चुनाव में आम लोगों की तरह जाकर वोट देती थी। किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने वोट ना दिया हो। और ये कुछ तस्वीरें आज आप देख सकते हैं जब वो ऑटो रिक्शा में बैठकर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंची थी। ऋषभ पंत खुद गाड़ी चला रहे थे और उनके पास लेटेस्ट मर्सिडीज कार थी, लेकिन इस दुर्घटना के बाद वो कार लगभग जलकर राख हो गई क्योंकि इसमें आग लग गई थी। ऋषभ पंत का कहना है कि गाड़ी चलाते समय उनकी आंख लग गई, जिसकी वजह से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी गाड़ी सड़क पर, हाईवे पर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान वहां से एक बस गुजर रही थी, जिसके ड्राइवर ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ऋषभ पंत को मदद की, गाड़ी से निकाला और उनकी जान बचाई। और इन्हीं लोगों ने यह भी बताया कि ऋषभ पंत गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और गाड़ी किसी तरीके से आज उनकी जान बची है। इस सड़क दुर्घटना से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी सीख तो यह है कि गाड़ी कभी भी इतनी तेज रफ्तार से ना चलाएं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ऋषभ पंत को इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, उनकी गलती नंबर 1 तो यह है। दूसरा, रात में वो निकल गए दिल्ली से रुड़की जाने के लिए और उनकी नींद शायद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उन्हें नींद आ गई। ऐसे समय में उन्हें अपने साथ एक ड्राइवर रखना चाहिए था। और ऋषभ पंत एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि ड्राइवर को आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे समय में जब भी यात्रा करनी होती है तो लोगों को अपना ड्राइवर साथ में रखना चाहिए, लेकिन वो खुद गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान वो बिल्कुल अकेले थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब आप इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं तो आप देश की धरोहर बन जाते हैं। आपका जो काम है वो अपने आप को संभाल कर रखने का भी है। और ऐसे समय में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रात के 3 बजे हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाकर जा रहा है, और वो भी इतनी तेज, ओवर स्पीड करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क चाहे कितनी भी बेहतरीन हो,
आप अच्छी से अच्छी लेटेस्ट गाड़ी चला रहे हो, लेकिन हादसा कभी भी हो सकता है। ये लेटेस्ट कार थी, हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और इसमें बाद में आग लग गई।